हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुग्रेबर। और आज आप सबका फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। जैसे कि आप सबको पता है कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज अभी बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और बाकी भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। DSSB के एग्ज़ाम होने वाले हैं, CTET का होने वाला है, SSC के होने वाले हैं, है ना, UGC नेट के होने वाले हैं, MA के एंट्रेंस, तो ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस होने वाले हैं। तो उन सब के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो पॉलिटी का होता है। और पॉलिटी में बिकॉज इतने सारे जो होते हैं आर्टिकल्स होते हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि उनको किन को पढ़ना चाहिए, किन को छोड़ना चाहिए, बिकॉज सब आर्टिकल्स याद करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट, है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की एक सीरीज़ चलाते हैं। आज उसका हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग कल ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ उसको जाकर ज़रूर देख लेना और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छा लगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज हम ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और इम्पॉर्टेंट वीडियोस स्टूडेंट्स के लिए लेकर आते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा पार्ट 2 है, तो इसमें पार्ट 1 में हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था और आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे इस पार्ट 2 में। हम स्टार्ट करते हैं अपना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। जो हमारा पार्ट 1 था वो आर्टिकल वाइज इसलिए था बिकॉज वो हमारे सब फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन आज मैं कुछ बीच बीच में से जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी सीरीज़ लेकर आई हूँ। आई थिंक ये भी आज के साथ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मे बी मुझे पार्ट 3 भी लाना पड़े। देखते हैं आज हो पाएगा या नहीं, बट आप लोग पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, पूरा स्किप मत करना, बिकॉज एक एक आर्टिकल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ये गलती से 50 लिखा हुआ है, ये है आर्टिकल 36 से लेकर 51, जो कि है हमारे DPSP। DPSP की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि जो हमारा स्टेट है ये उसको उस तरीके के निर्देश देता है, यानी कि उस तरीके के प्रिंसिपल्स उसको देता है जिन पर उसको काम करना चाहिए। जैसे कि इक्वालिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए, सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके की ये कुछ सिद्धांत निर्धारित करता है, किसके लिए? स्टेट के लिए। अब यहाँ पर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जस्टिसेबल हैं या नहीं है। जस्टिसेबल वो होते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन DPSP को चैलेंज नहीं किया जा सकता। चैलेंज इन द सेंस ये एनफोर्सेबल नहीं है। अगर स्टेट उनको फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि स्टेट ने इनको फुलफिल नहीं किया, बिकॉज ये क्या है? जस्ट एक निर्देश है, उनको मानना ना मानना स्टेट के ऊपर है, लेकिन ये मानना ही पड़ेगा उनको। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसलिए दिया गया है ताकि वो बेटर फंक्शनिंग कर सकें। ओके, तो यानी कि ये क्या है? NJ, दैट मीन्स नॉन जस्टिसिएबल है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे स्टार बनाते चलूँगी। सो प्लीज़ अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इनको ज़रूर लिख लेना। वैसे इनके जो भी मैं नोट्स दूंगी या फिर जितने भी मेरी वीडियोस के PDF या PPT होते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे वहाँ पर ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। एजुग्रेबर टाइप करोगे, एजुग्रेबर मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, तो वहाँ पर आपको मेरा आराम से चैनल मिल जाएगा। और नहीं तो आप किसी भी वीडियो के मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ज्वाइनिंग का लिंक ले सकते हो। ओके, सो एजुग्रेबर आप वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर आपको इसके भी नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये किस में है? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने आपको, जिन्होंने कल की वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा कि पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। क्या है पार्ट 3 में? फंडामेंटल राइट्स। और पार्ट 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP। और एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है, मैं इसको भी यहाँ से रब कर देती हूँ। जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सारे के सारे सोर्सेज याद रखो कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या प्रोविजंस उठाए हैं, बिकॉज उस पर क्वेश्चंस मोस्टली आते ही आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत देखे हैं उसके ऊपर। सो प्लीज़ आप उनको याद कर लेना। और अगर आप चाहते हो कि मैं उनकी भी एक वीडियो लेकर आऊँ कि कौन कौन से जो प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से सोर्सेज से ऐड किए गए हैं, तो मैं उनकी भी एक वीडियो आपके लिए लेकर आ दूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। तो जो DPSP लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं, यानी कि इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ये क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, तो प्लीज़ इनको याद रख लेना। मैं यहाँ पे स्टार बना देती हूँ, आप इनको याद रखना कि आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 79। ये बात करता है पार्लियामेंट की। ठीक है, पार्लियामेंट की कैसे बात करता है? यानी कि ये बोलता है कि पार्लियामेंट में कौन कौन होगा। मैं आपको बताती हूँ पार्लियामेंट में कौन कौन होगा। पार्लियामेंट में होगा प्रेसिडेंट,
ओके, एक सेकेंड, हाँ, पार्लियामेंट में होगा प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। ओके, दैट मीन्स हम पार्लियामेंट किस चीज़ को बोलते हैं, जिसमें हमारे दोनों हाउसेज आते हों और प्रेसिडेंट आता हो। ये तीनों चीज़ मिलाकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। आपके मिनिस्टर्स वगैरह सब इसी के अंदर आ जाते हैं, बिकॉज मिनिस्टर भी लोकसभा के अंदर होते हैं ना। तो पार्लियामेंट इन तीनों को मिलाकर बनती है। ये भी क्वेश्चंस आते हैं, इनको ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 80 पर। आर्टिकल 80 बताता है नंबर ऑफ सीट्स ऑफ फॉर राज्यसभा। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो होगा, यानी कि मैक्सिमम मेंबरशिप क्या होगी, 250 होगी। कितनी होगी, 250। प्रेजेंट में 245 है, लेकिन इसमें बोला गया है कि नॉट मोर देन 250, यानी कि 250 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और जिसमें से 12 क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। 12 क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। ये प्लीज़ आप जो मैं एक एक बात बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप कहीं नोट कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है। वैसे मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी इसके, जो जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, बट प्लीज़ ये छोटी छोटी बातें जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हैं वो आप ज़रूर नोट कर लेना। 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, और नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट। कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट, ये ज़रूर याद रखना। और कहाँ से नॉमिनेट करता है, साइंस से, लिटरेचर से, सोशल वर्क से, है ना। इन जगहों से जो प्रेसिडेंट होता है वो उनको नॉमिनेट करता है। और इसमें नॉट मोर देन 238 मेंबर्स क्या होने चाहिए, यूनियन टेरिटरीज़ और बाकी के जो स्टेट्स होते हैं। ओके, तो इसमें जो यानी कि आर्टिकल 80 हमें क्या बताता है, वो नंबर ऑफ़ सीट्स फॉर राज्यसभा बताता है। और आर्टिकल 81 क्या बताता है, नंबर ऑफ़ सीट्स फॉर लोकसभा। जैसे कि 80 हमें राज्यसभा के बारे में बताता है, वैसे ही हमें 81 क्या बताता है, लोकसभा के बारे में बताता है। ओके, ये क्या बताता है कि लोकसभा में 550 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होंगे। क्या बताता है कि लोकसभा की जो मेंबरशिप होगी वो 550 से ज़्यादा नहीं होगी। और इसमें से जो 20 होते हैं वो किन को रिप्रेजेंट करते हैं, यूटीज़ को। यूटीज़ यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ को। ओके, जो 20 मेंबर्स हैं वो यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 हमको क्या बताता है कि हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया शुड हैव हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि हिंदी क्या है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और स्क्रिप्ट क्या है हमारी, देवनागरी। क्या है हमारी स्क्रिप्ट क्या है हमारी, देवनागरी। ओके, देवनागरी हमारी ऑफिशियल स्क्रिप्ट है और हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं 356 पे। किस पे चलेंगे, आर्टिकल 356 पे। आर्टिकल 356 हमें क्या बताता है, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स इन द स्टेट। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं। ओके, आर्टिकल 350, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। ओके, तो ये 3 तरह की जो इमरजेंसी है वो मैं अभी इसके आगे यानी कि इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की सीरीज़ में ही। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 356 किसकी बात कर रहा है, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, यानी कि ये यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, स्टेट इमरजेंसी की बात कर रहा है। ओके, इन तीनों के बारे में आपको बताऊँगी बाद में डिटेल से, लेकिन अभी बताऊँगी तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। आर्टिकल 395। आर्टिकल 395 हमें क्या बताता है, रिपील्स इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड GOI। अब ये क्या है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या था, 1947 का था। ओके, और GOI एक्ट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 था। अब ये क्या बताता है कि जो अभी तक हमारा भारत चल रहा था अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये उनको क्या कर देता है, रिपील कर देता है। अप्लाई नहीं करता, याद रखना, ठीक है। क्या कर देता है, रिपील कर देता है, यानी कि जो अब हमारा देश हो हमारे बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसलिए जिन 2 एक्ट के अकॉर्डिंग अभी तक हमारा भारत चल रहा था उनको ये क्या कर देता है, रिपील कर देता है। आगे चलते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 के बताते हैं हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल क्या बोलता है, इसको अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है, 1 कंट्री 1 रूल। ठीक है, क्या मतलब निकलता है सीधा सीधा, 1 कंट्री एंड 1 रूल। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारे जितने भी कानून हैं वो भारत में यानी कि भारत के पूरे टेरिटरी में किस तरीके से लागू होंगे, यूनिफॉर्मली, यानी कि एक समान कानून हर जगह पर पूरे भारत में क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल
50। आर्टिकल 50 हमको क्या बताता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो जुडिशरी का कामकाज होगा वो हमारे एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल क्या होगा? स्वतंत्र होगा। ये किस लिए होगा? ताकि एक अच्छे खासे यानी कि एक न्याय संगत, एक न्यायपूर्ण न्याय व्यवस्था की जा सके, किसी भी तरीके का पार्शलिटी यहाँ पर ना हो, इसलिए जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से क्या कर दिया गया है? सेपरेट कर दिया गया है, यानी कि एग्जीक्यूटिव का काम जो है बिल्कुल अलग होगा, इंडिपेंडेंटली होगा, और जो जुडिशरी का काम होगा वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली होगा, उसमें कोई भी किसी की भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करेगा। उसके बाद है आर्टिकल 51, ठीक है। आर्टिकल 51 हमें क्या बताता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि हमारा जो भारत है, ठीक है, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सारे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उनका पूरी तरीके से पालन करेगी, यानी कि अगर उसने किसी भी ट्रीटी को साइन किया है तो वो उसको फॉलो करेगी, ठीक है। और अगर इंटरनेशनल पीस या सिक्योरिटी के लिए किसी भी तरीके का कोई काम हो रहा है तो उसमें भागीदारी करेगी। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि विश्व शांति को हमें बनाए रखना है। क्या करना है? विश्व शांति को हमें बनाए रखना है, और इसमें क्या होगी? इंडिया की हिस्सेदारी होगी, यानी कि इंडिया की भागीदारी होगी। ये कौन सा आर्टिकल सुनिश्चित करता है? आर्टिकल 51 सुनिश्चित करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या बोलता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये यहाँ पर ये घोषणा करता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 53 क्या बताता है? पावर ऑफ यूनियन, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव की पावर, जो यूनियन की पावर होंगी वो किसके साथ वेस्टेड होंगी? प्रेसिडेंट के अंदर वेस्टेड होंगी, ठीक है। उसके बाद ये, और उनको कैसे एक्सरसाइज कर सकता है? वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी उनको एक्सरसाइज कर सकता है उसकी पावर्स को। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 54 जो बताता है इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का किस तरीके से इलेक्शन होगा वो आर्टिकल 54 के अंदर बताता है, यानी कि दोनों हाउसेज जो है मिलकर किसका इलेक्शन करेंगे? प्रेसिडेंट का करेंगे, बिकॉज प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट। ये याद रखना, बिकॉज ये छोटे छोटे टर्म्स की क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्ट, ठीक है। और इस इनडायरेक्ट इलेक्शन को कौन करवाता है? दोनों हाउसेस के जो भी होते हैं मिनिस्टर्स वगैरह वो मिलकर कराते हैं, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 है प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस इनडायरेक्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्वियसली मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो उसका जो प्रोसीजर है, इलेक्शन का प्रोसीजर किस में बताया गया है? आर्टिकल 55 के अंदर बताया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 56 की। और कहाँ से नॉमिनेट करता है? साइंस से, लिटरेचर से, सोशल वर्क से, है ना। इन जगहों से जो प्रेसिडेंट होता है उनको नॉमिनेट करता है, और इसमें मोर देन 238 मेंबर्स, यानी कि नॉट मोर देन 238 मेंबर्स क्या होने चाहिए? यूनियन टेरिटरीज़ और बाकी के जो स्टेट्स होते हैं, ओके। तो इसमें जो यानी कि आर्टिकल 80 हमें क्या बताता है? वो नंबर ऑफ़ सीट्स फॉर राज्यसभा बताता है, और आर्टिकल 81 क्या बताता है? नंबर ऑफ़ सीट्स फॉर लोकसभा। जैसे कि 80 हमें राज्यसभा के बारे में बताता है, वैसे ही हमें 81 क्या बताता है? लोकसभा के बारे में बताता है, ओके। ये क्या बताता है? कि लोकसभा में 550 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे। क्या बताता है? कि लोकसभा की जो मेंबरशिप होगी वो 550 से ज़्यादा नहीं होगी, और इसमें से जो 20 होते हैं वो किन को रिप्रेजेंट करते हैं? यूटीज़ को। यूटीज़ यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ को, ओके। जो 20 मेंबर्स हैं वो यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 हमको क्या बताता है? कि हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया शुड हैव हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि हिंदी क्या है? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और स्क्रिप्ट क्या है? हमारी देवनागरी। क्या है हमारी स्क्रिप्ट क्या है? हमारी देवनागरी, ओके। देवनागरी हमारी ऑफिशियल स्क्रिप्ट है और हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम आर्टिकल 356 पे। किस पे चलेंगे? आर्टिकल 356 पे। आर्टिकल 356 हमें क्या बताता है? इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स इन द स्टेट, ओके। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं, ओके। आर्टिकल 350, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, ओके। तो ये 3 तरह की जो इमरजेंसी है वो मैं अभी इसके आगे यानी कि इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की सीरीज़ में ही। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 356 किसकी बात कर रहा है? इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, यानी कि ये यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? स्टेट इमरजेंसी की बात कर रहा है, ओके। इन तीनों के बारे में आपको बताऊँगी बाद में डिटेल से, लेकिन अभी बताऊँगी तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं अभी के लिए।
आर्टिकल 395। आर्टिकल 395 हमें क्या बताता है? रिपील्स इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड GOI। अब ये क्या है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या था? 1947 का था, ओके। और GOI एक्ट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 था। अब ये क्या बताता है कि जो अभी तक हमारा भारत चल रहा था अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये उनको क्या कर देता है? रिपील कर देता है। अप्लाई नहीं करता, याद रखना, ठीक है। क्या कर देता है? रिपील कर देता है। यानी कि जो अब हमारा देश हो हमारे बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसलिए जिन दो एक्ट के अकॉर्डिंग अभी तक हमारा भारत चल रहा था उनको ये क्या कर देता है? रिपील कर देता है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या बताते हैं हमें? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल क्या बोलता है इसको? अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है? वन कंट्री वन रूल, ठीक है। क्या मतलब निकलता है सीधा सीधा? वन कंट्री एंड वन रूल। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारे जितने भी कानून हैं वो भारत में यानी कि भारत के पूरे टेरिटरी में किस तरीके से लागू होंगे? यूनिफॉर्मली, यानी कि एक समान कानून हर जगह पर पूरे भारत में क्या होगा? लागू होगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 हमको क्या बताता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यानी कि जो जुडिशरी का कामकाज होगा वो हमारे एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल क्या होगा? स्वतंत्र होगा। ये किस लिए होगा? ताकि एक अच्छे खासे यानी कि एक न्याय संगत, एक न्यायपूर्ण न्याय व्यवस्था की जा सके, किसी भी तरीके का पार्शलिटी यहाँ पर ना हो। इसलिए जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से क्या कर दिया गया है? सेपरेट कर दिया गया है। यानी कि एग्जीक्यूटिव का काम जो है बिल्कुल अलग होगा, इंडिपेंडेंटली होगा, और जो जुडिशरी का काम होगा वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली होगा। उसमें कोई भी किसी की भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करेगा। उसके बाद है आर्टिकल 51, ठीक है। आर्टिकल 51 हमें क्या बताता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि हमारा जो भारत है, ठीक है, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सारे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उनका पूरी तरीके से पालन करेगी। यानी कि अगर उसने किसी भी ट्रीटी को साइन किया है तो वो उसको फॉलो करेगी, ठीक है। और अगर इंटरनेशनल पीस या सिक्योरिटी के लिए किसी भी तरीके का कोई काम हो रहा है तो उसमें भागीदारी करेगी। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि विश्व शांति को हमें बनाए रखना है। क्या करना है? विश्व शांति को हमें बनाए रखना है। और इसमें क्या होगी? इंडिया की हिस्सेदारी होगी, यानी कि इंडिया की भागीदारी होगी। ये कौन सा आर्टिकल सुनिश्चित करता है? आर्टिकल 51 सुनिश्चित करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या बोलता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये यहाँ पर ये घोषणा करता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 53 क्या बताता है? पावर ऑफ यूनियन। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव की पावर, जो यूनियन की पावर होंगी वो किसके साथ वेस्टेड होंगी? प्रेसिडेंट के अंदर वेस्टेड होंगी, ठीक है। उसके बाद ये और उनको कैसे एक्सरसाइज कर सकता है? वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी उनको एक्सरसाइज कर सकता है उसकी पावर्स को। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 54 जो बताता है इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का किस तरीके से इलेक्शन होगा वो आर्टिकल 54 के अंदर बताता है। यानी कि दोनों हाउसेज जो है मिलकर किसका इलेक्शन करेंगे? प्रेसिडेंट का करेंगे। बिकॉज प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट। ये याद रखना बिकॉज ये छोटी छोटी टर्म्स की क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्ट, ठीक है। और इस इनडायरेक्ट इलेक्शन को कौन करवाता है? दोनों हाउसेस के जो भी होते हैं मिनिस्टर्स वगैरह वो मिलकर कराते हैं, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 है प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस इनडायरेक्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्वियसली मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो उसका जो प्रोसीजर है, इलेक्शन का प्रोसीजर किस में बताया गया है? आर्टिकल 55 के अंदर बताया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 56 की। आर्टिकल 56 क्या बताता है? ऑफिस पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट 5 ईयर्स। ये क्या बताता है कि प्रेसिडेंट कितने साल के लिए चुना जाएगा? 5 साल के लिए चुना जाएगा। ये हम सबको पता है ऑलरेडी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 57, ठीक है। आर्टिकल 57 में हमें क्या पढ़ना है? री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे एक बात समझना कि जैसे कि आपने यूएसए में आपने सुना होगा कि जो प्रेसिडेंट का टर्म होता है वो 2 साल का होता है, ठीक है। यानी कि 2 साल का मतलब कि दो साल नहीं, 2 बार का होता है। यानी कि इलेक्शन जो प्रेसिडेंट है वो 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता। जैसे कि आपने ओबामा का भी सुना होगा, है ना, प्रेसिडेंट ओबामा 2 साल 2 टर्म
ठीक है, यानी कि दो बार वो चुने गए, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकते थे, बिकॉज वो उनका प्रोविज़न है कि कोई भी प्रेसिडेंट जो है सिर्फ 2 बार तक, यानी कि उसकी 2 टर्म तक ही वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन ऐसा भारत में नहीं है। भारत का संविधान क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट को दोबारा भी चुना जा सकता है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट आज चुना गया और कुछ साल बाद चाहे उसने दूसरी टर्म अपनी कर ली हो, तीसरी टर्म कर ली हो, तो यहाँ पे कोई डिफिनाइट टर्म नहीं है, वो कितनी भी बार री इलेक्टेड हो सकता है। वो हमें बताता है आर्टिकल 57। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 हमें बताता है क्वालिफिकेशंस के बारे में, किसकी, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस के बारे में, यानी कि उसकी 35 एज होनी चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई भी इंडियन गवर्नमेंट का उसका क्या बोलते हैं, कोई भी प्रॉफिट कोई भी उनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी तरीके का और कोई सरकारी पद उनके पास नहीं होना चाहिए। इस तरह की कुछ जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो प्रेसिडेंट की किस में लिखी गई हैं, आर्टिकल 58 के अंदर लिखी गई हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 क्या बताता है हमें, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस पीरियड। ठीक है, यानी कि क्या बताता है हमें, यानी कि ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होने वाला है, ठीक है, जो भी मेंबर एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट होने वाला है वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए पहले से, या फिर किसी भी पार्लियामेंट का नहीं होना चाहिए, किसी भी हाउस का। ठीक है, तो और इसका मतलब क्या है, यानी कि एट द टाइम जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेगा, इसका मतलब ऑब्वियसली यानी कि ऑटोमेटिकली जो उसका पहले से पद होगा वो वैकेंट घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि वो 2 जो पोजिशंस है वो एक साथ होल्ड नहीं कर सकता। उसके बाद है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 बताता है हमें ओथ किसकी, प्रेसिडेंट की, और ओथ किसके सामने लेता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 1 सेकेंड। अब आगे चलते हैं आर्टिकल 61। ठीक है, आर्टिकल 61 हमें क्या बताता है, इम्पीचमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या लगा लो, स्टार लगा लो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिकॉज ये किसके इम्पीचमेंट के बारे में बताता है, प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, इम्पीचमेंट क्या होता है, महाभियोग जिसको बोलते हैं। इम्पीचमेंट होता है हटा देना किसी को अपने पद से, किसी को क्या कर देना, उसके पद से हटा देना। ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है ये दोनों हाउस में से किसी में भी स्टार्ट हो सकता है, और जो भी हाउस इसको लेकर आएगी उसके पास क्या होनी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी हाउस यानी कि चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इस प्रोविज़न को यानी कि जो भी इम्पीच करना चाहती है प्रेसिडेंट को, उसके पास क्या होनी चाहिए, उसके हाउस की 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। उसके बाद ये दूसरे हाउस को भेजा जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, और वो भी अगर इसको 2/3 मेजॉरिटी से पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा, इम्पीच हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कभी भी उठा के प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हो। आप तभी कर सकते हो जब उसने कोई ऐसा काम किया हो, जैसे कि अगर उसने संविधान के उल्लंघन किया हो, यानी कि संविधान को वायलेट किया हो, या फिर उसका कोई यानी कि मेंटल डिसऑर्डर है या समथिंग है। ठीक है, इस टाइप की कुछ कंडीशंस होती हैं इम्पीचमेंट के लिए। ऐसा नहीं है आपको पसंद नहीं आ रहा तो प्रेसिडेंट को आप हटा दोगे, बिकॉज वो प्रेसिडेंट है भाई, कोई छोटा मोटा थोड़ी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 62 की। ठीक है, आर्टिकल 62 की बात करते हैं, टू फिल प्रेसिडेंट्स डेजिग्नेशन मैक्सिमम 6 मंथ। ये यहाँ पर क्या बता रहा है कि अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट को या तो हट जाता है, या फिर प्रेसिडेंट की किसी कारण से मौत हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट का जो पद होता है वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, वैकेंट हो जाता है। इस हालत में जो दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाएगा वो किस लिए किया जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ, यानी कि विदिन 6 मंथ एक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब तक नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक जो भी उसकी ऑफिस को फिल करेगा वो सिर्फ 6 महीने तक कर सकता है। लेकिन इसका उल्टा कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इसका ठीक उल्टा यूएसए में है। वहाँ पर क्या होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो तब तक के लिए पूरा प्रेसिडेंट बन जाता है। जैसे कि मान लो कि प्रेसिडेंट की आज डेथ हो गई, लेकिन उसका जो कार्यकाल पूरा होना था वो 2 साल बाद होना था। ठीक है, तो 2 साल तक वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, यानी कि वो पूरी उसकी कार्यावधि को पूरी करेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सिर्फ मैक्सिमम 6 महीने तक ही वो बन सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट के पद पर बैठ सकता है, जब तक कि कोई नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो जाता। उसके बाद अब हम बात करते हैं आर्टिकल 63 की। ठीक है, आर्टिकल 63 क्या बताता है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आर्टिकल 63 में बताता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक इंडिया का क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, जो कि प्रेसिडेंट से नीचे की पोजीशन होती है।
उसके बाद आता है आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 हमें बताता है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान देने की, यहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में होते हैं कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन क्या होता है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो जो वर्ड है वो लैटिन से लिया गया है। एक लैटिन में इसका मीनिंग होता है, यानी कि अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हो सो ऑटोमेटिकली आप क्या बन जाओगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाओगे। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो बोला जाता है कि आप ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट बनते ही चेयरमैन किसके बन गए, राज्यसभा के बन गए। और ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 64 बताता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फिर से मैं स्टार बना देती हूँ। उसके बाद है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 क्या हमें बताता है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे उसका इलेक्शन होगा, यानी कि दोनों हाउसेस मिलकर किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है आर्टिकल 72। ठीक है, आर्टिकल 72 यहाँ पे मैं स्टार बना देती हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 72 में क्या बताता है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर क्या होती है, क्षमा करने की। ठीक है, यानी कि अगर किसी अपराधी का जो अपराध है वो प्रेसिडेंट क्षमा भी कर सकता है, उसकी फांसी तक की सज़ा को टाल सकता है। ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है पूरे भारत में। ठीक है, उसकी फांसी तक की सज़ा को जो टाल सकता है वो है प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे कुछ 2-4 पार्डनिंग पावर्स होती हैं, वो प्रेसिडेंट के कहाँ लिखी हुई हैं, 74 में लिखी हुई हैं। उसके बाद है आर्टिकल 74। आर्टिकल 72 में उसकी पार्डनिंग पावर है। 74 आर्टिकल 74 में क्या लिखा है, काउंसिल, यहाँ पे एल मिसिंग है, यहाँ पे एल लगा लेना आप लोग। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन एडवाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं एडवाइस कर सकते हैं किसी भी प्रोविज़न के लिए या किसी भी काम में सहायता कर सकते हैं, किसकी, प्रेसिडेंट की। अब एक मैं आपको और बता देती हूँ कि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन चलती थी पहले कि क्या जो ये एडवाइस करेंगे, यानी कि एड एंड एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी, क्या वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर या नहीं होगी। तो 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है ना, दोनों मैंने साथ में लिख दिया तो हाँ, अब लिखती हूँ मैं। तो 42nd अमेंडमेंट 1976, इसको मैं बड़ा बड़ा क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 42nd अमेंडमेंट 1976 ने क्या बना दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी। क्या होगी, बाइंडिंग होगी। आप इसको प्लीज़ नोट कर लेना, है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाइंडिंग होगी, इसका मतलब क्यों बाइंडिंग होगी, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं थ्रू किनके, पीपल के, और जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है। तो इसलिए जो इलेक्टेड पर्सनस हैं उनकी जो एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट के ऊपर क्या होगी, बाइंडिंग होगी। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 हमें बताता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 76 बताता है कि हमें यहाँ पे कि इंडिया का एक अटॉर्नी जनरल होगा। ठीक है, जो कि क्या होता है, लीगल एडवाइज़र होता है। किसका होता है, इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, लीगल एडवाइज़र होता है इंडियन गवर्नमेंट का। उसके बाद है आर्टिकल 324 क्या है हमारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताता है, जिसमें कि जो मेंबरशिप होती है वो 2+1 की होती है, यानी कि 1 जो होगा वो चीफ होगा, चीफ चेयरमैन, चीफ कमिश्नर। ठीक है, बाकी के जो 2 होंगे वो अलग अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ बिकॉज वीडियो लंबी होती जा रही है, और इसका एक 3rd पार्ट भी मैं बनाऊंगी, बिकॉज अगर एक ही मैं इसको दोबारा से कवर करने की कोशिश करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अब थोड़ी सी बची है बस। आगे चलते हैं, आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 क्या बताता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का मतलब क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि जितने भी इंडियन, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितना भी ऑडिट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि रख रखाव खर्चा वर्चा जो भी होता है उसकी देखरेख कौन करता है, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल करता है। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हमें कौन से आर्टिकल में मिलता है, 148 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जनरल और गवर्नर के जितने भी आर्टिकल होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे भी स्टार लगा लो। आर्टिकल 280 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, इसको तो ज़रूर याद रख लेना, यहाँ पे 3 स्टार बना देती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन सा आर्टिकल हमें फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 280 हमें फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है, जिसमें 4+1 की मेंबरशिप होती है, यानी कि जो 1 होता है वो हेड होता है, अदर जो 4 होते हैं वो कौन होते हैं, मेंबर्स होते हैं। उसके बाद है नेशनल कमीशन। ये सबके आगे नेशनल कमीशन लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जो सब पॉइंट बना के लिख दिया है, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। सो फर्स्ट हम बात करते हैं नेशनल कमीशन ऑफ एससी। ये कौन से आर्टिकल में मिलता है हमें, 338 में, यानी कि एससी के लिए जितने भी प्रोविजंस वगैरह हैं उनके बढ़ावा देने के लिए, है ना, तो वो सारे प्रोविजंस हमें आर्टिकल 338 के अंदर मिलते हैं। उसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर एसटी, वो है एससी की तरह ये है आर्टिकल 338A में, और ओबीसी के लिए है आर्टिकल 338
बी के अंदर, ठीक है। इनकी जो मेंबरशिप होती है वो होती है 1+1+3 = 5 मेंबर्स, ठीक है। यानी कि जो इनकी मेंबरशिप होती है उसमें 1+1+3 की तरह होते हैं, यानी कि एक हेड हो गया, एक वाइस हो गया, ठीक है, और बाकी के जो 3 हो गए वो मेंबर हो गए, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट डाउन कर दी है, वो है NCBC। NCBC क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जो बन चुका था पहले ही, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला है? अभी हाल फिलहाल में मिला है 2018 में। तो ये क्या हो जाता है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सब रब कर देती हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगी वरना आप लोगों को, ठीक है। तो जो इसको हाल फिलहाल में क्या मिला है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है बाय विच अमेंडमेंट 102, ठीक है। 102 यहाँ पे लिख देती हूँ, 102 अमेंडमेंट के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है NCBC को, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 2018 में, ठीक है। आप इसको याद रखना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैं जल्दी से लेकर आऊँगी, हो सकता है कल ही ले आऊँ। सो प्लीज़ आप मेरे को लगातार फॉलो करने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, और जो उसके साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो फॉर द नोटिफिकेशंस। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जितने भी एंट्रेंस आ रहे हैं उनकी मैं अपडेट्स अपने चैनल पर लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको मेरी इंपॉर्टेंट बुक्स और एडमिशन से रिलेटेड वीडियोज़ देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी मिल जाएगा, और हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।